निहारिका की शादी राजीव नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है और शादी के दिन जब निहारिका राजीव स्टेज पर होते हैं तो निहारिका एक लड़की को काफी देर तक घूरे जा रही होती है और तभी धीरे से उसकी माँ नीता बोलती है, अरे लोगों की तरफ ध्यान दे, तो दुल्हन है, सब तुझे ही देख रहे हैं और तू न जाने किसे घूरे जा रही है। माँ आप ये बताओ, वो जो दूध से धुली सी लड़की दिख रही है लाल लहंगे में, वो कौन है? मैं क्या, सभी उसे देख रहे हैं। अरे वो तेरी जेठानी, क्या नाम बताया था तेरी सास ने? हाँ मोहिनी, अरे वही, बड़ी सुंदर है। ये मेरी जेठानी है? अरे माँ काहे की सुंदर, साफ साफ पता चल रहा है कि कितना मेकअप थोप रखा है और फेस तो देखो, ऐसा लग रहा है ट्यूब में जितनी फाउंडेशन थी ना सब थोप कर आ गई है और हाइलाइटर कितना शार्प लगाया है इसने। अरे बस कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि छोटी बहू बड़ी बहू की बुराइयां कर रही है। चुपचाप खड़ी रह कुछ देर, बस थोड़ी देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। स्टेज पर मंडप में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और पहली रात को मोहिनी अपनी सास माला के कहने पर निहारिका को उसके कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, निहारिका एक बात बताओ, तुमने अपना मेकअप पार्लर से नहीं करवाया क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? मैं अच्छी नहीं दिख रही थी क्या शादी में? अब कहने का क्या ही फायदा है, छोड़ो तुम। देखो बुरा मत मानना, शादी तुम्हारी है लेकिन तुमसे ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। अब वैसे लोगों की भी क्या ही गलती है, मैं दिखती ही इतनी अच्छी हूँ, तुम्हें भी मेरे जैसा मेकअप करवाना चाहिए था। खैर छोड़ो, तुम मेरे जितनी अच्छी तो नहीं दिख सकती पर थोड़ा तो दिख ही जाती। चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है और उसकी बातें सुनकर निहारिका का मुंह बन जाता है और वो खुद से बोलती है, जेठानी जी तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रही हैं। मेरी शादी के दिन अपने मेकअप और सुंदरता का बखान करके चली गई। समझती क्या है ये अपने आप को? इतना कहकर वो शीशे में खुद को देखने लगती है और अगले दिन सुबह तैयार होकर किचन में जाती है तो देखती है कि मोहिनी एकदम टिप टॉप बनके किचन में चाय बना रही है। तभी वहाँ माला भी आती है और बोलती है, उठ गई छोटी बहू? अरे मोहिनी बहू तू रहने दे, आज छोटी बहू के हाथ की चाय पीनी है मुझे। क्यों बहू, पिलाएगी ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म कड़क चाय लाती हूँ। दीदी आप लंच तैयार कर दीजिए। हाँ थोड़ी देर में आकर बनाती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा टचअप कराऊं। अरे मोहिनी बहू, क्या ये थोड़ी थोड़ी देर में लाल लिपस्टिक लगाने जाती रहती है? ठीक तो लग रही है। अरे वैसे भी घर में कौन देखने आ रहा है तेरा ये मेकअप? माँ जी आप भी ना, अब अगर कोई देखेगा नहीं तो क्या मैं मेकअप करना छोड़ दूँ? मैंने कहा ना मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और माला भी हॉल में जाकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में निहारिका सब के लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। तभी राजीव बोलता है, चाय तो बड़ी कड़क है निहारिका, लंच तैयार कर दिया हो तो ले आओ, मुझे थोड़ा जल्दी है। वो लंच तो दीदी बनाने वाली थी, पर वो तो अपने मेकअप में ही लगी होगी, है ना? माँ ये क्या बात हुई? अरे दिन रात तो मेकअप टचअप ही करती रहती है, कम से कम सुबह के समय तो घर के काम कर दिया करे वो। भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चलिए हम ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लेंगे। अच्छा माँ हम चलते हैं। इतना कहकर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी बन ठन कर हाथ में लंच लेकर मटकते हुए हॉल में आती है और बोलती है, अरे निहारिका और ये देवर जी कहाँ चले गए? हाँ तो क्या करे, तेरा इंतजार ही करते रहते। तुझे कितनी बार कहा है कि काम के समय अपनी ये लीपा पोती मेकअप सब भूल जाया कर, पर नहीं, जब तक 36 दफा तो शीशे में अपना चेहरा ना निहार ले तेरे को चैन कहाँ पड़ता है। माँ जी अब इतना खूबसूरत चेहरा है तो इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना, क्यों निहारिका? सही कह रही हूँ ना मैं? छोटी बहू तू अपनी जेठानी को देखकर इसके जैसी मत हो जाइयो, क्योंकि तेरी जेठानी का मेकअप तो हर काम से ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आइयो। इतना कहकर वो मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है और मोहिनी भी टेबल पर लंच रखकर इतराती हुई वहाँ से चली जाती है और निहारिका खुद से बोलती है, ये क्या था? माना लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, पर हर समय मेकअप लगाए कौन घूमता है? और जेठानी जी का मेकअप तो माशाअल्लाह, छोड़ो अपने को क्या। इतना बोलकर वो अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है
और निहारिका को मोहिनी हमेशा मेकअप किए हुए ही देखती। एक दिन माला निहारिका को राशन की लिस्ट देकर बोलती है, ये ले बहू, इसमें लिखी है सभी चीजें, याद से ले आइयो, कुछ भी भूलियो मत। और हाँ, अकेले चली जाएगी या मैं चलूं तेरे साथ? मैं ले आऊंगी माँ जी। वो मैं कह रही थी कि रात के खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है तो मंडी भी जाना पड़ेगा। अरे हाँ, सब्जी के बिना तो राजीव खाना भी नहीं खाता। चल मैं ही चल लेती हूँ। हाय, ये मेरे घुटनों का दर्द भी ना काम के वक्त ही दर्द होता है। एक काम करो, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा सामान ले आओ। मोहिनी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ जी माँ जी, कहिए। जा छोटी बहू के साथ बाजार हुआ, बहुत सारा सामान लाना है, वो अकेले नहीं ला पाएगी। और हाँ, खबरदार जो कोई बहाना बनाया तो। ये माँ जी भी ना मेरे बोलने से पहले ही धमका देती है, अब मानना भी पड़ेगा, क्या कर सकती हूँ। हाँ जी माँ जी, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे में तैयार होने चली जाती है और कुछ देर बाद दोनों जेठानी देवरानी मिलकर मार्केट के लिए निकल जाती हैं। और धूप ज्यादा होने की वजह से मोहिनी को पसीना आने लगता है और उस पसीने के कारण उसके मेकअप वाले चेहरे का हुलिया बिल्कुल ही बदल जाता है। उसका लाइनर इधर उधर फैल जाता है और पूरे फेस पर कहीं काला तो कहीं सफेद निशान दिखने लगता है। तभी वो बोलती है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन माँ जी के चलते मुझे आना पड़ा। अब देखो, पसीने की वजह से मेरा सारा मेकअप बह गया। हाँ तो जेठानी जी, इतना मेकअप करने को किसने कहा था? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई अतरंगी चुड़ैल मेरे साथ चल रही हो। वैसे एक बात बताओ जेठानी जी, आप बाथरूम और सोने भी टचअप करके जाती हो क्या? ज्यादा हंसने की तो जरूरत नहीं है, अब जिसे मेकअप आता है वही तो करेगा ना। तुम्हें तो आता नहीं तो मैं क्या करूं? और हाँ, हो गई खरीदारी? अरे नहीं हुई है तो जल्दी से कर लो, मैं और खड़ी नहीं हो सकती। जिसके बाद सारा सामान लेकर दोनों घर आ जाती हैं। घर आते ही थैले को सोफे पर पटकते हुए मोहिनी अपने कमरे की तरफ भागती है। ऐसे ही रात को सब खाना खाकर सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निहारिका भी किचन से पानी पीकर अपने कमरे में सोने जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी मोहिनी पर जाती है और वो हैरान होकर बोलती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? दीदी के चेहरे पर इतने सारे काले निशान। दिन के उजाले में तो मेकअप कर सफेद भूत बनी रहती हैं और अभी कैसी अजीब सी लग रही हैं। कहीं इन दागों को छुपाने के लिए तो जेठानी जी मेकअप नहीं करती? अभी पूछती हूँ। इतना कहकर वो उसके कमरे में घुस जाती है और उसे देखकर मोहिनी चौंक कर बोलती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किसी के कमरे में कोई ऐसे घुसता है क्या? निकलो अभी के अभी बाहर। चली जाऊंगी, पहले ये बताइए आपके चेहरे को क्या हो गया? ये पिंपल और काले से निशान कैसे हो गए? दिन में तो ये नहीं दिखते। कहीं ये आपके हमेशा मेकअप करने से तो नहीं हुए? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आपका चेहरा हमेशा मेकअप से जो ढका रहता है। और दीदी, ये मेकअप चेहरे को निखारता जरूर है, पर रोज रोज करो तो बिगाड़ भी देता है। मेरी मानो तो इससे पहले कि आपका चेहरा और खराब हो, आप हमेशा मेकअप में रहना छोड़ दो। ये सब कहकर वो मोहिनी को समझा देती है। और अगले ही दिन जब मोहिनी बिना मेकअप के सबके सामने चाय लेकर आती है तो उसे देखकर राजीव बोलता है, माँ, आपने घर में नौकरानी रख ली क्या? पर इसे भाभी के कपड़े क्यों दे दिए? अरे नालायक, दो बहुओं के होते हुए भला मैं क्यों नौकरानी रखने लगी? माँ, ये मोहिनी है, नौकरानी नहीं। क्या मोहिनी बहू, तेरे इस चांद जैसे चेहरे पर ये दाग कब आ गए? माँ जी, ये सब जेठानी जी के अंधाधुंध मेकअप करने का नतीजा है। इसलिए अब ये जेठानी जी का मेकअप, टचअप सब बंद। दाग धब्बे हट जाएं, इसके लिए अब ये बस एलोवेरा जेल ही लगाएंगी और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग भी इन्हें ऐसे देखने की आदत डाल लीजिए। देखा, मैं कहा करती थी ना कि ये ज्यादा लीपा पोती मत किया कर। देख क्या हाल बना लिया अपने चेहरे का। जी माँ जी, समझ आ गया कि मेकअप करना कभी कभी ही अच्छा लगता है। जिसके बाद कुछ दिनों तक मेकअप ना करने और लगातार चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से मोहिनी के चेहरे के दाग धब्बे हट जाते हैं। जिसके बाद वो खास मौकों पर ही मेकअप का यूज किया करती और इस तरह निहारिका ने अपनी जेठानी का हमेशा मेकअप करना बंद करवा दिया। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। रीमा अपनी सास सुमन के साथ मिलकर लड्डू बना रही थी।
कि ऐसे में सुमन उससे कहती है, अरे बहू, लड्डू में तो खुशबू अच्छी आ रही है। मेरी बेटी राधा आएगी ना रक्षाबंधन पे, उसे पसंद तो आएंगे ना? हाँ माँ जी, दीदी को बहुत पसंद आएंगे ये लड्डू। और आए भी क्यों ना, आप इतने प्यार से जो बना रही हैं उनके लिए। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करते करते लड्डू बना लेती हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों काम खत्म करके सोफे पर बैठकर चाय पी रही होती है कि तभी वहाँ रीमा का पति राज आकर उससे कहता है, अरे रीमा, जरा मुझे कुछ पैसे दे दो। राधा दीदी आएंगी रक्षाबंधन पर, उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ले आता हूँ पहले ही, फिर उनको चिढ़ाऊंगा कि कुछ भी नहीं लाया मैं उनके लिए। जी जरूर राज जी, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। रीमा पैसे लेने के लिए कमरे में जाती है। तभी पीछे से सुमन राज को बोलती है, बेटा राज, राखी सिर्फ तेरी बहन की नहीं बल्कि बहू की भी है। आखिर वो भी अपने घर जाएगी अपने इकलौते भाई को राखी बांधने, तो सिर्फ अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने जाएगा क्या? उसको भी साथ ले जा, वो भी कुछ ले लेगी अपने भाई के लिए। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। मैं अपनी खुशी के आगे तो ये सब भूल ही गया कि रक्षाबंधन रीमा के लिए भी तो उतना ही खास है। आखिर वो भी अपने इकलौते भाई की एक लौती बहन है मेरी तरह। इतने में वहाँ पर हाथ में पैसे लिए रीमा आती है और राज को पैसे देते हुए उससे बोलती है, जाइए राज जी, और अच्छे अच्छे गिफ्ट लाना दीदी के लिए। जाइए क्या, तुम भी चलोगी? तुमने भी तो राखी पर घर जाना है, अमन के लिए गिफ्ट जो लेके आओगी। चलो मेरे साथ, दोनों साथ में लेके आते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से अपनी गाड़ी में खरीदारी करने के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटों के बाद वो खरीदारी करके घर वापस आते हैं और रीमा अपनी सास को गिफ्ट्स दिखाती है, जिसमें वो न्यू डिजाइन की लाई हुई राखी अपनी सास को दिखाते हुए बोलती है, माँ जी ये देखिए, ये राखी अच्छी लगेगी ना अमन के हाथ पे? हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छी राखी है, तेरे भाई के हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। सुमन फोन पर राधा से बात करके रीमा से कहती है, रीमा बेटा, राधा 10 बजे तक आ जाएगी, वो राज को राखी बांध देगी। इसके बाद तू भी 12 बजे के आसपास निकल जाइयो। ठीक है माँ जी, चलिए मैं तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दीदी के लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। इतना कहकर रीमा खाना बनाने के लिए चली जाती है। रसोई में खाना बनाने के बाद वो तैयार होकर बाहर आती है, जहाँ सुमन और राज बैठे होते हैं। रीमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसकी वजह से सुमन उसे गले लगा लेती है। इतने में राज टाइम देखकर कहता है, माँ देखो ना, दीदी अभी तक नहीं आई। ये ना हर बार टाइम देकर ऐसा ही करती हैं। अरे कोई बात नहीं राज जी, आती होंगी। ये राधा भी ना, उसको समझना चाहिए कि भाभी को भी अपने घर जाना है। रुक बेटा, मैं एक बार कॉल करती हूँ उसको। सुमन कॉल लगाती है पर राधा नहीं उठाती। कई घंटे यूं ही गुजर जाते हैं। शाम होने वाली होती है, जिसको देखकर सुमन बोलती है, बहू ऐसा कर, तू जा, अमन को भी तो राखी बांधना है ना, बेचारा वेट कर रहा होगा तेरा। राधा थोड़ा वेट कर लेगी अब। पर माँ जी, अगर दीदी आ गई पीछे से तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे रीमा, माँ ठीक कह रही हैं। चलो हम जल्दी से हो आते हैं तुम्हारे घर। राज रीमा को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाता है और उनके निकलने के कुछ ही देर के बाद राधा अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को देखकर उन्हें गले लगा लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, अरे माँ कैसी हो, और भाई कहाँ है? तेरा इंतजार करते करते उनको इतना देर हो गया, अब जाके निकले हैं बेचारे बहू के घर के लिए। क्या भाई भाभी के साथ चला गया? उसको पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी चला गया। पता था सबको कि तू सुबह 10 बजे आने वाली थी, लेकिन टाइम देख जरा, 4 बज रहे हैं। अरे तेरी भाभी का भी तो भाई है, उसे भी तो राखी बांधनी है ना आखिर। तो उसमें मेरी गलती नहीं है, अब उनकी शादी हो गई है, वो इस घर की बहू है, उनको यहाँ के रिश्तों को ऊपर रखना ही होगा। अरे वो नहीं जा रही थी, मैंने और राज नहीं उसे भेजा है। अब तू शांत हो जा, अभी वो आ जाएगी। आने दो भाभी को, अच्छे से बताती हूँ। खुद तो गई ही, मेरे भाई को भी ले गई जोरू का गुलाम बना के। और तो और पता नहीं क्या जादू कर दिया है, मेरी माँ भी उसी की साइड ले रही है। अपनी माँ को भाभी का साइड लेता देखकर राधा को गुस्सा आ जाता है। कुछ ही देर के बाद रीमा और राज भी घर वापस लौट आते हैं। राज राधा को देखकर बहुत ही खुश होता है और उससे कहता है, अरे दीदी आ गई तुम, सुबह से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। तुम भी ना सुधरोगी नहीं अपनी लेट आने की आदत से। राधा दीदी कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के।
हाँ हाँ भाभी, पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपको। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? रीमा सुबह से तुम्हारे आने की तैयारी कर रही थी, तो खुश क्यों नहीं होगी वो? पहले माँ और अब अपने भाई को भी अपनी भाभी का साइड लेता देखकर राधा रीमा से और भी ज्यादा चिढ़ने लगती है और उसे ताने मारते हुए बोलती है, बस बस भाई, तुम भी रंग गए अपने बीवी के रंग में। मेरा इंतजार भी नहीं किया और निकल लिए अपनी बीवी के पीछे पीछे। सही रक्षाबंधन का संदेश दे रहे हो तुम। सुमन को राधा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे समझाते हुए कहती है, ये क्या कह रही है तू? अरे त्योहार का माहौल है, प्यार से मना ले। क्यों बेवजह बातें करके सबका मूड खराब कर रही है तू? राधा अपनी माँ की बातों का भी गलत मतलब निकाल कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, वाह रे भगवान, मेरे खुद के घर वालों ने मुझे पराया कर दिया। मेरी भाभी ने मेरी माँ और मेरे भाई को वश में कर लिया है। अब तो वो भी मुझे नहीं सुन रहे हैं। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। आप कुछ भी गलत मत सोचो। और ये आपका भी तो घर है। आप बस काफी देर से आई नहीं थी, इसलिए मैं और राज जी निकल गए। किसी की भी बातों का राधा पर कोई असर नहीं होता। उसका तो यही लगा रहता है कि उसकी भाभी ने उसकी माँ और भाई को उसके खिलाफ कर दिया है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो रीमा से कहती है, बस करो भाभी, मेरी माँ और भाई को तो तुमने फंसा लिया अपने इस मीठे ढोंग में। मुझे नहीं फंसा पाओगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुमको। यही चाहती हो ना तुम कि मैं इस घर में कभी ना आऊँ, सब तुम्हें ही पूछते रहें। राधा की ये बातें अब सुमन और राज के बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। रीमा को बिना गलती के इतना सुनाता हुआ देखकर राज गुस्से में बोलता है, दीदी बस, ये घर आपका है और मैं और माँ आपके लिए हमेशा खड़े हैं, पर आप रीमा पर गलत आरोप लगा रही हो। वो बेचारी कितने दिनों से आपके आने की तैयारी कर रही है। सुबह से आपकी पसंद का खाना बना रही थी वो। अरे राज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे बहू तो बेचारी अपने घर भी नहीं जा रही थी ताकि तुझे बुरा ना लगे। तेरे लिए सुबह सुबह पकवान बनाने में लगी हुई थी, गिफ्ट तैयार करने में लगी हुई थी। बेचारी कब से सारा घर का काम कर रही थी। अरे राखी सिर्फ तेरी ही नहीं थी बल्कि उसकी भी थी। अरे वो भी किसी की घर की बेटी है, किसी की बहन है। तुझे तेरा भाई दिख रहा है, लेकिन तेरी वजह से बहू के भाई ने शाम तक का वेट किया उसके लिए। और उसका क्या? अगर विश्वास नहीं है तो रसोई में जाकर देख लो कि क्या क्या बना के आई थी रीमा। पर आपने दीदी। आप दोनों चुप हो जाइए। ये घर दीदी का है और अगर आप लोग ही उनको यहाँ ऐसे बोलोगे तो उनके मन में यही भाव आएगा ना। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। मैं अगली बार से आपके आने का इंतजार करूंगी। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर राधा को अपनी गलती का एहसास होता है और इतना बुरा भला बोलने पर भी रीमा को खुद की साइड लेता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर वो रोते हुए उससे कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। कितनी गलत सोच थी मेरी। त्योहार के दिन इतना बड़ा ड्रामा किया मैंने। मुझे माफ कर दो भाभी। गुस्सा दिमाग पर चढ़ गया था मेरा। सोच भी नहीं पाई कि क्या क्या बोल गई। दीदी आप माफी मत मांगो। आप तो मेरी बहन जैसी हो और एक बहन कभी भी दूसरी बहन से माफी नहीं मांगती। राधा को अपनी गलती मानता देखकर सुमन और राज को बहुत खुशी होती है और इसके बाद राधा अपनी माँ और भाई से भी माफी मांगती है, जिसके बाद सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और रीमा सबसे कहती है, चलिए अब सब राखी का त्योहार है, भाई ऐसे रोते रोते राखी थोड़ी मनाएंगे। दीदी चलिए राज जी को राखी बांधिए। सिर्फ भाई को नहीं, आप भी साथ बैठिए। आज बहन भी तो मिली है मुझे मेरे भाभी के रूप में। इतना सब हो जाने के बाद राधा अपने भाई और भाभी को एक साथ बैठाकर उनकी आरती करती है, दोनों को रक्षा धागा बांधती है और पति पत्नी राधा को ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। सुमन लड्डू लाकर सभी को खिलाती है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रक्षाबंधन के इस त्योहार को बड़े ही प्यार से मनाते हैं।